प्यारे बच्चों, इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हाई स्कूल विज्ञान के जीव विज्ञान भाग का जय प्रक्रम थर्ड परिवहन। आइए सबसे पहले हम जानते हैं परिवहन क्या है। परिवहन किसी वस्तु को या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और ले आना परिवहन कहलाता है। फिर एक बार और, किसी वस्तु या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना और ले आना परिवहन कहलाता है। जैसे कि आप लोगों के घरों में खाना बनता है गैस के द्वारा। जब गैस ख़त्म हो जाती है तो वह गैस वाला आता है और गैस से भरा सिलेंडर दे जाता है और आपके रसोई घर से खाली सिलेंडर ले जाता है। जीव विज्ञान में परिवहन शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है कि शरीर के भागों से किसी पदार्थ को बनाकर या अवशोषित करके शरीर के अन्य भागों में ले जाना और ले आना होता है। जैसा कि परिवहन के लिए हमारे शरीर में मुख्य भाग हृदय है। हृदय रुधिर पंप करता है और वह रुधिर वाहिकाओं द्वारा या धमनिकाओं द्वारा पूरे शरीर में फैलाया जाता है और पुनः सिरकाओं द्वारा हृदय में लाया जाता है। इस प्रक्रम को हम परिवहन कहते हैं। आइए, परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र अति आवश्यक है, क्योंकि भोजन करने के उपरांत भोजन का अवशोषित भाग और ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। उपापचय के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसलिए परिवहन को हम इस तंत्र में हृदय, रुधिर वाहिकाएँ, धमनिकाएँ और सिराएँ महत्वपूर्ण होती है। आइए अगला हम देखते हैं कि परिसंचरण क्यों आवश्यक है। हमारे शरीर में रुधिर परिसंचरण क्यों आवश्यक है। निम्न कारणों द्वारा परिसंचरण आवश्यक है। भोजन के उपरांत पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण करके शरीर के पूरे कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुँचाना। प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुँचाना आवश्यक है, इसलिए परिवहन आवश्यक है। उपापचय के फलस्वरूप बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। उन्हें शरीर से बाहर निकालने के लिए परिवहन आवश्यक है। आइए आगे देखते हैं मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की संरचना। मनुष्य एक जटिल प्राणी है। इसमें अनेकों कोशिकाएं हैं, ऊतक है। उन सबको ऑक्सीजन पहुंचाना जरूरी है। उन सबको भोज्य पदार्थ पहुंचाना जरूरी है, पोषक पदार्थ पहुंचाना जरूरी है। इसलिए प्रकृति ने एक तंत्र बनाया है जिसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस परिसंचरण तंत्र में हृदय द्वारा रुधिर को पंप किया जाता है। विशेष वाहिकाएं यानी धमनिकाओं द्वारा रुधिर पूरे शरीर में फैलाया जाता है और पूरे शरीर से उपापचय के फलस्वरूप रुधिर को सिराओं द्वारा पुनः हृदय में लाया जाता है। इसे हम रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आइए, रुधिर परिसंचरण तंत्र का सबसे मुख्य भाग रुधिर होता है, प्लाज्मा होता है। आइए हम जानेंगे रुधिर क्या है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल मीन्स बहने वाला और संयोजी मीन्स कई अंगों को जोड़ने वाला। इसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होता है। भ्रूण के मध्य जनन स्तर से होता है। यह रुधिर जल से भारी होता है, चिपचिपा होता है और स्वाद में नमकीन होता है। क्या आप मनुष्य के रुधिर को चखे हैं? जरूर चखे हैं। दूसरे का नहीं, अपने का। मान लीजिए कहीं उंगली कट जाती है तो तुरंत आप मुंह में ऐसे लगा लेते हैं, तो कैसा लगता होगा? नमकीन लगता होगा। तो हमारा रुधिर स्वाद में नमकीन होता है, हल्का क्षारीय होता है। पीएच मान 7.3 से 7.5 तक होता है। यानी हमारे रुधिर का पीएच मान
7.3 से 7.5 होता है। यह मानव शरीर में रुधिर का 7 से 8% भाग होता है। यानी रुधिर जो मानव शरीर के 7 से 8% भाग होता है। एक स्वस्थ 70 किलो के व्यक्ति में 6 से 7 लीटर रुधिर पाया जाता है पुरुष में। महिलाओं में कुछ कम पाया जाता है। आइए हम देखते हैं रुधिर किससे बना होता है, अर्थात रुधिर के घटक। रुधिर के 2 घटक होते हैं, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। पहला प्लाज्मा है, दूसरा है रुधिर कणिकाएं। आइए प्लाज्मा के बारे में हम जानते हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हमारे पूरे शरीर के रुधिर का 55% भाग बनाता है। कितना बनाता है? 55% भाग बनाता है। इस प्लाज्मा में जल 90% होता है। कितना होता है? 90%। शेष 10% जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि हमारे शरीर के पूरे भाग का 55% भाग रुधिर पाया जाता है। रुधिर के इस भाग में जल 90% होता है, शेष 10% जटिल कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। आइए देखते हैं ये कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या क्या होते हैं। कार्बनिक पदार्थ में प्रतिरक्षी होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमोनिया होता है, बसीय अम्ल होता है, अमीनो अम्ल होता है, हार्मोन्स होता है, एंजाइम्स होता है, विटामिन्स होता है और प्रोटीन होता है। प्रोटीन में क्या क्या होता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रम्बिन, फाइब्रिनोजन, हिपैरिन, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। आइए देखिए हिपैरिन एंटी कांगुलेंट है, यानी हमारे शरीर में हिपैरिन के द्वारा रुधिर जमता नहीं है। आपने देखा होगा गांव के लोग किसी कारण से जल में या तालाब में जाते हैं, उन्हें जोंक पकड़ लेती है। जोंक में हिरुडिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो रुधिर को जमने नहीं देता है। जोंक वाई आकार का चीरा लगाती है किसी जीव के जंतु के शरीर पर और हिरुडिन वहाँ छोड़ देती है ताकि ब्लड जमता नहीं है और आसानी से उसे सक कर लेती है। अकार्बनिक पदार्थ में सोडियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फेट पाया जाता है, सल्फेट पाया जाता है, बाइकार्बोनेट पाया जाता है और क्लोराइड पाया जाता है। इस प्रकार कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रुधिर में पाए जाते हैं। आइए रुधिर का दूसरा भाग है रुधिर कणिकाएं। क्या है? रुधिर कणिकाएं। आइए हम देखें रुधिर कणिकाएं क्या है। रुधिर कणिकाएं रुधिर का 45% भाग बनाती हैं। यानी जितना रुधिर होता है, मान लें कि 6 लीटर रुधिर है तो 6 लीटर का 45% भाग जो है रुधिर कणिकाएं ही होती हैं। ये रुधिर कणिकाएं स्तनियों में पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला आरबीसी रेड ब्लड कार्पेकल्स, दूसरा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पेकल्स और तीसरा प्लेटलेट्स। आइए आरबीसी को देखते हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पेकल्स, जिसे हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, ये 45 से 55 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। यानी एक घन मिलीमीटर में 45 से 55 लाख लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। ये लाल होती हैं। क्यों लाल होती हैं? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, इसीलिए स्तनधारियों का रुधिर लाल होता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मनुष्य का रुधिर लाल क्यों होता है, आप उसमें लिख देना कि मनुष्य के रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, उसमें आयरन पाया जाता है, इसलिए रक्त जो है लाल होता है। ये केंद्रक रहित होते हैं, यानी इसमें इसके अंदर केंद्रक नहीं होता है, ये उभयवतल होती हैं, इस तरह से ये पाई जाती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ये लाल होता है। इसका जीवन काल 120 दिन। ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना है, आप बता देंगे। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल
120 दिन होता है। इसके बाद ये डेड हो जाती है, मर जाती हैं। ये लाल रक्त कणिकाएं मज्जा में पाई जाती हैं, यानी हड्डी के मज्जा में, बोन मैरो में ये बनती हैं। किसी किसी जीवों में प्लीहा में भी बनती हैं। आइए, इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, यानी लाल रक्त कणिकाओं का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। जब हम शोषण करते हैं, फेफड़े में हमारा ऑक्सीजन भर जाता है और फेफड़े की गुच्छिकाएँ जो है उसमें रुधिर भरा होता है और तुरंत जो है ऑस्मोसिस क्रिया द्वारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खींचकर ऑक्सीग्लोबिन बनाकर रुधिर में भर लेता है और रुधिर जान ही रहे कि पूरे शरीर में फैल रहा है और पूरे शरीर को पहुँचाएगा, ऑक्सीजन का पहुँचाने का काम करता है। दूसरा है WBC, जिसे हम व्हाइट ब्लड कार्पेकल्स कहते हैं या श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ये श्वेत रक्त कणिकाओं को मोटा मोटी में शरीर का सिपाही कहते हैं, यानी शरीर के सुरक्षा तंत्र का काम ये करती है। आइए देखिए, ये श्वेत रक्त कणिकाएं 500 से 9500 प्रति घन मिलीमीटर होता है। ये केंद्रक युक्त होता है। इसमें केंद्रक नहीं था लाल में, लेकिन इसमें केंद्रक होता है। ये रंगहीन होता है। ये अमीबा के आकार के होते हैं। राग कणिकाएं ओवल होती थी, लेकिन ये अमीबा के आकार की होती हैं। ये वही ओतल होती हैं, सारी अमीबा के आकार की होती हैं ये कणिकाएं। इनका जीवन काल 1 से 2 दिन होता है। 1 से 2 दिन के बाद ये मृत हो जाती हैं और फिर नए श्वेत कणिकाएं बनती हैं। ये WBC 2 प्रकार की होती हैं। पहला है कणिकामय WBC और दूसरा है कणिका रहित WBC, यानी कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएं। ये कणिकामय श्वेत रक्त कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। पहला है एसिडोफिल्स या यूसिनोफिल्स। एसिडोफिल्स या यूसिनोफिल्स 2 से 4% तक हमारे रुधिर में पाई जाती हैं और इनका कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा करना, यानी शरीर के जीवाणुओं, कीटाणुओं से, रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करती है। दूसरा है बेसोफिल्स। इसकी संख्या 0.5 से 2% तक पाई जाती है, सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? ये हिपैरिन, हिस्टोमेन और सीरोटोनिन का स्रावण करती हैं। ये चारों हमारे तीनों शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तीसरा है WBC न्यूट्रोफिल्स। यह 60 से 70% हमारे शरीर में पाई जाती है और शरीर में आने वाले बाह्य कीटाणुओं, जीवाणुओं का यह भक्षण का कार्य करती है। इसलिए मैं कहा था कि WBC जो शरीर की सिपाही होता है, रोगों से रक्षा करता है, जीवाणु भक्षण का करता है। दूसरा WBC है कणिका रहित। इसमें कणिका नहीं पाया जाता है। ये भी 2 प्रकार की होती हैं। लिम्फोसाइट, ये सबसे छोटी कणिका रहित WBC है। ये 20 से 30% तक हमारे शरीर में पाई जाती है। कितना पाई जाती है? 20 से 30% तक हमारे शरीर में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? प्रतिरक्षी का निर्माण करना और जीवन रक्षा करना, यानी शरीर की रक्षा करना। हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी है वो उसका यह निर्माण करती है, जिससे हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। दूसरा कणिका रहित मोनोसाइट है। मोनोसाइट 2 से 3% पाई जाती है। ये सबसे तेज भक्षाणु है, यानी मोनोसाइट सबसे तेज गति से हमारे शरीर में आने वाले बाह्य पार्टिकल्स या जीवाणुओं का यह भक्षण करती है, जिससे हमारा शरीर सुरक्षित रहता है, रोग उत्पन्न नहीं हो पाता है। आइए, तीसरा है रुधिर का भाग। RBC हमने बता दिया, WBC बता दिया। तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों में ही पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स ये हमारे शरीर में 2 से 5 लाख प्रति घन मिलीमीटर, 2 से 5 लाख, यानी 1 घन मिलीमीटर में 2 से 5 लाख तक प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ये केंद्रक रहित होते हैं, अंडाकार होते हैं और इनका कार्य क्या है? रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होते हैं। अगर हम कमरा कहीं कट पिट जाए तो यही प्लेट जो है थ्रोम्बिन के द्वारा जाल बना करके हमारे रुधिर को बहने से रोक देता है। ये रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है और घाव भरने में सहायक होता है। घाव कैसे भरता है? या तुरंत नई नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। हमारे शरीर में कोशिका विभाजन तेजी से होता है, जिससे हमारे क्षतिग्रस्त ऊतक जो है नए कोशिकाओं के मिल करके नए ऊतक बनते हैं, जिससे हमारा घाव जल्दी भर जाता है।
चोट वोट लगने पर हम लोग मरहम लगाते हैं। मरहम क्या करता है? मरहम जो है प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने का कार्य करता है, जिससे हमारा घाव जल्दी भर जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इतना ही। आज हम लोग परिवहन के बारे में पढ़े। परिवहन क्या है, परिवहन क्यों आवश्यक है, मनुष्य में परिवहन तंत्र क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। परिवहन का मुख्य भाग क्या है? रुधिर है, प्लाज्मा है। रुधिर के बारे में हमने पढ़ा कि रुधिर क्या है, कितना पाया जाता है, रुधिर में कितने भाग होते हैं, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा में कितने भाग होते हैं, इन सब के बारे में हमने विस्तृत चर्चा किया है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप लोग कई बार देखना, सुनना, समझना, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि शेयर करने से आपका ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं है। और फिर भी कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप मैसेज बॉक्स में या फ़ोन करके हमसे सलाह मशवरा ले सकते हैं। धन्यवाद।